इंटरफियरेंस ऑफ लाइट में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें से पिछली क्लास तक 18 न्यूमेरिकल अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज और लगा लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, और क्योंकि लगभग न्यूमेरिकल एक जैसे ही है ना, तो आज से इसका काम भी खत्म कर देंगे। आज अगले दिन से हम लोग डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़े न्यूमेरिकल रहेंगे, उनको जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 19 नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा है यंग के 2 स्लिट प्रयोग में पर्दे को स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उसमें एक पर्दे को हमने स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर। रखने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई 0.02 सेंटीमीटर मिलती है। चौड़ाई फ्रिंजों की W से लिखेंगे 0.02 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा इसको मीटर में आप चेंज करेंगे तो ये 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। आगे स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। आपको जो 2 स्लिट्स है ना, उनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। स्लिटों के बीच के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल d से। इसका मतलब आपको स्मॉल d मालूम करना है, तो ये तो बड़ा आसान है। आप फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला यूज करिए और उसमें सारी वैल्यूज लिखकर स्मॉल d निकाल सकते हैं। We know W is equal to फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, हमको स्मॉल d चाहिए तो W उधर भेज देंगे। स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपॉन W। कैपिटल D की जगह पर 1 मीटर लिख देंगे। पहले लैम्डा लिखना है, 6 × 10⁻⁷। W की जगह पर आ रहा है 0.02 सेंटीमीटर। हमको ना इसे मीटर में बदल लेना चाहिए पहले, यहीं पर इसको चेंज कर लेंगे। W इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए वैसे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 अंक दशमलव और ले जाएंगे इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। वो W की जगह लिख देंगे 2 × 10⁻⁻⁴। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 3 1 3, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके +4 होगा, -7 + 4 -3 मीटर। अब 10 की घात -3 मीटर का तो 1 मिलीमीटर हो जाता है, तो स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी 3 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स थी ना, उनके बीच का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर का था। समझ आ गया आपको? ये तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें सोडियम का प्रकाश यूज किया जा रहा है। स्लिटों से 60 सेंटीमीटर दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई, स्लिटों से 60 सेंटीमीटर दूर जो पर्दा लगा होगा वहां पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 मिलीमीटर है। अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि स्लिटों से 80 सेंटीमीटर दूरी पर, अभी हमने स्लिटों से पर्दा कितनी दूर लगाया है? 60 सेंटीमीटर पर। अगर वही पर्दा और हम 20 सेंटीमीटर खिसका के स्लिटों से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर दें, अब वहां पर जो फ्रिंज बनेंगी उनकी चौड़ाई का क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, पहले स्लिटों से पर्दे की दूरी कितनी दी गई है? 60 सेंटीमीटर। उस समय फ्रिंज की चौड़ाई उन्होंने दी है 0.40 मिलीमीटर दी है। दोबारा में भी उन्होंने स्लिटों से पर्दे की दूरी दी है 80 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर 2 बार कैपिटल D आ गया, इसलिए D1 और D2 कर लें आप, और फ्रिंज की चौड़ाई है तो आप W1 और W2 कर लें। W2 आपसे पूछी जा रही है। बाकी फ्रिंज चौड़ाई में जो बाकी चीजें आती हैं जैसे कि लैम्डा हुआ, उसमें तो दोनों बार सोडियम की लाइट ही यूज करी जा रही है।
क्योंकि उन्होंने लाइट को बदलने का कोई बताया नहीं तरीका कि हम सोडियम लाइट नहीं यूज करेंगे, दूसरी लाइट यूज करेंगे, इसलिए लैम्डा चेंज नहीं होगा क्योंकि आप सोडियम लाइट को चेंज नहीं कर रहे हो। स्लिटों के बीच की दूरी भी बदली जा रही है, ऐसा कुछ सवाल में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि ना तो लाइट की वेवलेंथ बदल रहे हैं और ना ही तो हम क्या बदल रहे हैं, स्लिटों के बीच का डिस्टेंस। तो W का जो ये फॉर्मूला है ना, आप देखें, वी नो W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इस फॉर्मूले में देख सकते हैं आप, लैम्डा चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब लैम्डा एक कांस्टेंट है। स्मॉल d भी बदला नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्मॉल d भी कांस्टेंट है। अब केवल कैपिटल D चेंज किया जा रहा है और W भी चेंज हो रहा है कि अगर पहले 60 सेंटीमीटर है कैपिटल D तो W इतना मिल रहा है, 80 सेंटीमीटर कर देंगे तो W का क्या होगा। अब हम देख भी रहे हैं कि D के बदलने से W का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब D के साथ W किस तरह से बदलेगा, तो क्योंकि ये दो चीजें अगर कांस्टेंट हो गई हैं तो हम कह सकते हैं कि जो W है वो कैपिटल D के अनुक्रमानुपाती है। अगर अनुक्रमानुपाती है तो इससे दोनों के बीच में अगर एक रिलेशन आप बनाएं तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। W1 की वैल्यू बस इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। W1 की जगह 0.40, W2 हमें निकालना है, D1 60 सेंटीमीटर है और D2 है 80 सेंटीमीटर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए आप एक काम करेंगे, ये 8 और कैंसिल कर लो थोड़ा सा, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 0.40 अपॉन W2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। W2 निकालना, इसको उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, तो W2 इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि W2 की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो है 1.6 अपॉन 3 मिलीमीटर। हमको कैसे पता कि मिलीमीटर में, क्योंकि हमने किसी का यूनिट बदला ही नहीं था, ना हमने कैपिटल D के यूनिट्स को बदला था, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही यूज किया है, और ना हमने W का यूनिट बदला है, उसको भी मिलीमीटर का मिलीमीटर में ही यूज किया है। तो अगर W आया है तो जरूर इसका यूनिट भी क्या रहेगा, मिलीमीटर ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप 60 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रखेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको मिलेगी 0.40 मिलीमीटर, लेकिन अगर वही पर्दा आप और ज्यादा खिसका देंगे, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कर देंगे, तो फिर आपको फ्रिंज की चौड़ाई इतनी मिलेगी, 1.6/3 मिलीमीटर के बराबर फ्रिंज का विड्थ आपको मिल जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई पहले की तुलना में बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बताएं। पहले की तुलना में फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ी है कि घटी है, बढ़ जाएगी, और बढ़ी भी है। आप भाग दे के देखिए, 0.5 के ऊपर आ रहा है, 3 5 6 15, 0.5 के ऊपर आ रहा है, और ये तो 0.4 मिलीमीटर ही था ना। और वैसे भी देखो ये अनुक्रमानुपाती है, तो पर्दे की दूरी अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, समझ रहे ना। तो 60 से अगर 80 करा है हमने, पर्दे का डिस्टेंस और ज्यादा कर दिया है, तो फ्रिंज विड्थ तो बढ़ गई होगी ना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20। आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है 21 नंबर न्यूमेरिकल आपका। लिखा हुआ यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.15 सेंटीमीटर हो तो फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करिए। सबसे पहले नोट करते हैं जो चीजें दी गई हैं। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है, यानी कि कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 1.5 मीटर दी गई है। तरंग दैर्ध्य जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.15 सेंटीमीटर है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है 0.15
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। देखिए -2, 10 टू द पावर -2 से तो मल्टीप्लाई किया हमने, और इसका डेसिमल भी एक अंक और खिसका दिया। जब दशमलव एक अंक खिसका देंगे तो ये -3 फिर यहां दिखेगा हमको। तो फ्रिंज चौड़ाई की गणना करिए। सबसे पहले तो हमें फ्रिंज चौड़ाई की ही वैल्यू पता लगानी है, ठीक। तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई W का फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इसको यूज करके इसमें सारी वैल्यूज लिख लीजिए। 1.5 लैम्डा की जगह पर 6 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन स्मॉल d की जगह पर लिख देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। देखिए ये तो बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है। 1.5 से 1.5 कैंसिल ही कर दिया हमने, और आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। मीटर में आएगा क्योंकि सारी यूनिट्स हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसको आप चाहें तो इसमें एक इनका दशमलव खिसका सकते हैं, तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 10 की घात -3 मीटर हमने कर लिया, और 10 टू द पावर -3 मीटर जो होगा वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। इसलिए W की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मिलीमीटर। तो जो भी फ्रिंजेस बनेंगी पर्दे पर, स्क्रीन पर, वो सारी की सारी जो फ्रिंजेस होंगी ना, उनकी चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर के बराबर आपको मिलेगी। फ्रिंज चौड़ाई की गणना करिए। एक काम तो कर लिया हमने, अब और आगे पढ़ते हैं कि क्या करना है। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 2 गुनी और स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी। देखिए अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको करना यह है कि स्रोत से पर्दे की जो दूरी है उसको 2 गुनी कर दो। मतलब पहले अगर दूरी आपने d ली थी तो अब 2d कर दो इसको। स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दो। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d अगर पहले ली थी आपने तो अब d/2 कर दीजिए। अब ऐसा करने के बाद फिर कैलकुलेट करो और ये बताओ कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो फ्रिंज की नई चौड़ाई हम यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रिंज की नई चौड़ाई का क्या मतलब है कि अभी जो हम ये चेंजेस करेंगे उसमें कि पर्दे की दूरी को 2 गुना कर देंगे, स्लिटों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर देंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, तो वो एक नई टाइप की हमें फ्रिंजेस मिलेंगी, उनकी विड्थ क्या होगी वो पता लगानी है। तो उसको हम मान लेते हैं W'। देखो पहले जो फ्रिंजेस बनी थी वो फ्रिंजेस की चौड़ाई हमने W से ली थी, 0.6 मिलीमीटर हमको मिली। लेकिन अब क्योंकि हम कैपिटल D भी बदल रहे हैं, स्मॉल d में चेंज ला रहे हैं, इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाएगी। और अगर फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाएगी तो हम उसको W नहीं, इस बार W' से लिखे ले रहे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि W फ्रिंज की पहले वाली चौड़ाई थी और W' फ्रिंज की बाद वाली चौड़ाई है, नई चौड़ाई। इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, बस इसमें बदलाव कहां कहां पर करना है। एक तो स्लिटों से पर्दे की दूरी आपको क्या कर देनी है, 2 गुनी कर देनी है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d को क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। पहले यहां पर कैपिटल D यूज किया था, पर अब हम दुगनी कर रहे हैं दूरी, इसलिए हम इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, 2d यूज करेंगे। लैम्डा, लाइट वही यूज कर रहे हैं, लाइट का कोई जिक्र नहीं है कि वो बदल रहे हैं, लाइट वही यूज होगी। स्मॉल d इसको हाफ कर दे रहे हैं, अगर आधा कर देंगे तो ये d/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज जो नीचे लिखी ना ये पलट जाएगा। भिन्न में अगर अंश और हर दोनों ही भिन्न है या दोनों में से कोई एक भिन्न है, तो अगर हर में भिन्न है तो उसको हम पलट सकते हैं, ये हमारी मैथमेटिक्स का तरीका है। ये पलट के 2 ऊपर आ जाएगा, वो जो 2, ये वाला 2 जो ऊपर आएगा ना, वो इस 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 4 कर देगा, इसको 2 दूना 4 कर देगा। बाकी d लैम्डा अपॉन स्मॉल d ये यहां पर बना रहेगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है कि d लैम्डा अपॉन d
ये तो फ्रिंज की पहले वाली चौड़ाई के बराबर है, तो हम चाहें तो 4 लिख दें और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W। इससे हमें एक बात और पता चल गई कि अगर हमने स्लिटों से पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी है और स्लिटों के बीच की दूरी हमने आधी कर दी है, तो ऐसा कर देने से नई फ्रिंजें जो बनेंगी वो पहली वाली फ्रिंजों की तुलना में 4 गुना ज्यादा चौड़ी बनेंगी। आप देखो 4 टाइम्स ज्यादा इनकी विड्थ होगी। फिर तो अगर पहले इतनी लंबी अगर पहले इतनी चौड़ी बन रही थी 0.6 मिलीमीटर की, तो पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा चौड़ी फ्रिंजेस बनेंगी। 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 से 24। पहले एक एक फ्रिंज 0.6 मिलीमीटर की थी, अब एक एक फ्रिंज 2.4 मिलीमीटर की बनेगी। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू इस पे। W की जगह 0.6 mm, W डैश 2.4 मिलीमीटर। इसका मतलब है फ्रिंजों की जो अब नई चौड़ाई आएगी वो कम से कम 2.5 मिलीमीटर के आसपास आएगी, 2.4 मिलीमीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप करेंगे ये 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर पे देखिए, लिखा हुआ यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.10 मिलीमीटर है। फिर से यंग का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ इंटरफेरेंस के लिए, और उसमें फ्रिंज की चौड़ाई हमने पाई 0.10 मिलीमीटर। यदि पर्दे की स्लिट से दूरी दोगुनी कर दें, पर्दे की स्लिट से दूरी मतलब स्लिटें लगी हुई है, वहां से पर्दे की दूरी हम दुगनी कर दे रहे हैं। पहले अगर कैपिटल डी थे तो अब हम 2D कर देंगे, दुगनी कर दें। स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दें, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी को हम आधा कर देंगे। तो अगर पहले स्मॉल डी थी तो अब वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी बाई 2 कर देंगे हम। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7200 से 4500 कर दें। पहले हमने कितनी तरंग दैर्घ्य की लाइट यूज की थी, 7200 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करिए, और अब हम लाइट यूज करेंगे 4500 एंगस्ट्रॉम। पर्दे की दूरी दोगुनी कर दें, स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दें, और वेवलेंथ जो है लाइट की उसको भी 7200 से बदल के सीधे 4500 पे आ जाए। ऐसा अगर कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई का क्या हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल है, आप 2 अलग अलग सिचुएशंस में W कैलकुलेट करिए और उसके बाद उनका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या होगा, पहली शर्त में फ्रिंज की चौड़ाई, देखो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी दी गई है, 0.10 मिलीमीटर। दोगुनी कर दें, और ये सब सवाल पढ़ करके आपको एक चीज तो पता चला कि W पहले वाली कितनी थी, 0.10। पहले वाला लैम्डा कितना रहा होगा, हाँ 7200 एंगस्ट्रॉम पहले वाला लैम्डा था। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद बाकी स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल D मान लो, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d मान लो। ठीक है ना, क्योंकि उसका वैल्यू तो जिक्र करा नहीं उन्होंने। तो आप मान लो कि स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल D है और स्लिटों के बीच की आपस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के बराबर है। तब फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई W इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। W की जगह पर क्या लिख देंगे, 0.10, d लैम्डा की जगह 7200 एंगस्ट्रॉम अपॉन स्मॉल d, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने यूनिट्स को चेंज नहीं किया है क्योंकि हमें आइडिया है कि हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और इसके बाद एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से डिवाइड भी करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला, अगर एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से डिवाइड आप कर रहे हैं, एक रेशियो बना रहे हैं, प्योर रेशियो, तो फिर आपको यूनिट अगर नहीं भी आप चेंज करते हैं ना तो भी आपका आंसर बनेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन यूज कर ली। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त सेकंड कंडीशन पे क्या होगा, सेकंड कंडीशन पे देखो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई W का सूत्र क्या होगा,
ध्यान से देखिएगा किया क्या क्या गया है। किया ये गया है कि स्लिटों से पर्दे की दूरी क्या कर दी गई है, दोगुनी। तो अगर वो दूरी पहले कैपिटल डी थी तो अब वो दूरी यहां पर कितनी मुझे लिखनी पड़ेगी, 2d। और आप चाहें तो पहले वाली चौड़ाई w मानी थी तो इस बार w डैश कर लो आप, 2d हमने कर लिया। तरंग दर्द की बात करिए, तरंग दर्द में बदलाव आया है क्या, आया है, 7200 की 4500 हो गई है, तो हम लैम्डा की जगह 4500 यूज कर लेंगे। अपॉन स्मॉल डी की बात करें, क्या स्मॉल डी में कोई परिवर्तन किया गया, करा गया है, स्मॉल डी को आधा कर दिया गया है। तो पहले अगर स्मॉल डी था तो अब ये क्या लिखना पड़ेगा मुझे, d/2 लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल डी की जगह 2d क्योंकि पर्दे की दूरी दुगुनी करी गई है, लैम्डा की जगह 4500 क्योंकि पहले 7200 थी और अब 4500 कर दी गई है। स्मॉल डी को आधा किया गया है, तो पहले सूत्र में हमने केवल स्मॉल डी यूज किया था, बस इस बार हमको d/2 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए w डैश इज इक्वल टू, फिर से ध्यान दीजिए, ये 2 पलट के इसके साथ गुणा कर लेगा, 4 बन जाएगा, ये 4 का गुणा 4500 में कर देंगे आप, तो 4500 चौके कितने होंगे, 18000। 4500 में 4 का गुणा करिए, 18000 आ जाएगा, और साथ में कौन रहेगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब हम एक काम कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, बस ये आप कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करिए, करिए भाग। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, w डैश, और समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0.10। इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड में क्या लिखा है, 18000 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 18000 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड पे लिखा है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 7200, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 18 से ही कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके 72, और ये 10 बार में ये कैंसिल, 18 ध्यान 180, फिर 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2.5 टाइम्स में, तब तक इधर कैपिटल डी से अपॉन स्मॉल डी से कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी भी कैंसिल हो गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो w डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 25 एकम 25, एक अंक इसका, 2 अंक इसके, 3 अंक पे दशमलव लगेगा इतने, और w इसमें मिलीमीटर में दी थी इसलिए ये डिस्टेंस भी काहे में आ जाएगी, मिलीमीटर में। तो फ्रिंज की जो अब नई चौड़ाई आएगी ना, वो आएगी 0.25 मिलीमीटर के बराबर। पहले की फ्रिंजें कितनी कितनी चौड़ी थी, पहले की फ्रिंजें चौड़ी थी 0.10 मिलीमीटर उनका विड्थ था, अभी जो नई फ्रिंजेस बनेंगी उनकी जो विड्थ आएगी वो 0.25 मिलीमीटर के बराबर उनकी विड्थ आपको मिलेगी। इस प्रकार से ये आपका न्यूमेरिकल लग गया। समझ आया कि नहीं आया? जब भी इस तरीके से 2 कंडीशंस दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक कंडीशन को आप यूज करिए। पहली शर्त निकाल लीजिए इत्मीनान से, दूसरी शर्त निकाल लीजिए और इसके बाद आप डिवाइड कर दें। आप चाहें तो इस सारा यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि नहीं हमको शुद्ध अनुपात ही बाद में मिलना है, या हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करके ही हम निकालेंगे, तो उस वक्त अगर आप यूनिट्स को नहीं भी बदलोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर उस वक्त ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको एक चीज, कि यहां पर अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो दूसरी शर्त का लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में ही चाहिए। फिर हमको ऐसा ना हो कि पहली शर्त का लैम्डा तो एंगस्ट्रॉम में है और दूसरी वाली का मीटर में आप यूज करे ले रहे हो, ये तब प्रॉब्लम होगी। पर अगर प्योर रेशियो है तो सेम यूनिट्स रखकर, यूनिट कुछ भी रखो सेम रख लो, लैम्डा का सेम रख लो, कैपिटल डी का सेम रख लो, स्मॉल डी का सेम रख लो, आ जाएगा जवाब आपका। देखो हमने नहीं कुछ बदला फिर भी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमने लगा लिया 22 नंबर, नोट कर लीजिए और देखते हैं। 23 नंबर न्यूमेरिकल है। एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश से प्रकाशित की गई है, मतलब एक डबल स्लिट्स जो है उसको हमने सोडियम लाइट उस पर डाली गई है। सोडियम लाइट का जो वेवलेंथ है वो दिया जा चुका है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5.893 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर ये आ जाएगा। द्विक रेखा छिद्र जो बने हैं, डबल स्लिट्स जो बनी हुई है, दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.050 सेंटीमीटर। व्यतिकरण प्रतिरूप 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज के एक और 5वीं दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहां पर हम थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। ये हमने बना लिया सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ठीक। एक और किसी तरह बढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इसके बाद थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, फिफ्थ ब्राइट। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप जा सकते हैं। फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क और यहां सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ ब्राइट। अब क्वेश्चन के अनुसार पूछा क्या गया है, व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज के एक ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज, एक तरफ 5वीं दीप्त फ्रिंज और दूसरी ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी बताइए। देखो, ये केंद्रीय फ्रिंज है, इसके एक और 5वीं दीप्त फ्रिंज, यहां पर है 5वीं दीप्त फ्रिंज और दूसरी ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज, और केंद्रीय फ्रिंज के दूसरी ओर 5वीं दीप्त फ्रिंज जाओगे, ये है 5वीं दीप्त फ्रिंज। आपको इनके बीच की दूरी पता लगानी है, मतलब आपको टोटली ये वैल्यू मालूम करनी है। कुछ समझ में आया आपको? तो हमारे पास यहां पर भी दो रास्ते हो सकते हैं। क्या? एक तो हम किसी एक तरफ का डिस्टेंस मालूम कर लें और उसको डबल कर लें, और या तो हम ये देख लें एक ब्राइट से अगले ब्राइट तक W, एक ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट तक एक W हुआ कि नहीं हुआ, 2W, 3W, 4W, 5W, तो 5W ये है, 5W इधर, 10W के बराबर आ गया। आप सीधे 10W की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर आएगी? एक फ्रिंज चौड़ाई के 10 गुने के बराबर ये डिस्टेंस आपको मिलेगी। तो यहां पर हम अभीष्ट दूरी, देखिए जब आप फिगर बना लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और एक ही बार में हमको पता लग गया कि कितनी वैल्यू आएगी। नहीं तो मुझे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहले 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालते और हम उसका क्या कर देते, डबल कर दे। ये भी तो सही है। अभीष्ट दूरी कैसे निकालेंगे? डबल कर देंगे, किसका करके? केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। देखो हमने क्या बताया, या तो आप सीधे 10W कैलकुलेट कर लो और या तो फिर आप ये समझ लो कि केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज तक की दूरी निकालो और उसको डबल कर दो। तो हमने केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाली और उसका क्या कर दिया, डबल। क्या आपको याद है कि केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है?
एम डी लैम्डा अपॉन डी। तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा? 5 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब देखो 2 पंचे क्या हो गया 10 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और देखो वही हम बोल रहे थे आपसे, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी क्या है? एक फ्रिंज की चौड़ाई, और उसका ये कितने गुना मिल रहा है आपको? उसका ये 10 गुना मिल रहा है। यहां पर भी हम वही बात कर रहे थे आपसे। तो 10 लिखा, कैपिटल डी की जगह कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर लिखेंगे। स्मॉल सॉरी पहले लैम्डा की वैल्यू आ रही है, तो लैम्डा आ रहा है 5.893 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर अपॉन स्मॉल डी की जगह पर क्या लिखा जाएगा? ये सेंटीमीटर में है बेटा, इसको आपको चेंज कर लेना चाहिए, मीटर में कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर कर देते हैं, मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2 का गुणा करेंगे, फिर 1 और 2 अंक दशमलव इसका भी खिसकाएंगे, तो ये बनेगा 5 × 10 की घात -4 मीटर। तो ये 5 × 10 टू द पावर -4 मीटर। 5 से इस 10 को काट दिया, 2 बार में कैंसिल कर दिया हमने इसको। अब इष्ट दूरी निकल रही है और 2 का गुणा इस पे कर देंगे, तो 2 3 6, 2 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 8 16, 1 17 की 7 हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, 3 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -7 ये है, -4 ऊपर जाएगा, -3 बच जाएगा इस तरह, और इतने मीटर। अब देखो 10 की घात -3 मीटर का क्या होता है? 10 की घात -3 मीटर 1 मिलीमीटर होता है, इसलिए यहां पर लिख देंगे 11.786 मिलीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही थी, जिस दूरी के बारे में चर्चा की जा रही थी क्वेश्चन में, कि केंद्रीय फ्रिंज से एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज और दूसरी ओर की पांचवी दीप्त फ्रिंज, इनके बीच की दूरी की गणना करिए। वो डिस्टेंस टोटल 11.786 मिलीमीटर के बराबर आपको मिल जाएगी। समझ में नहीं आया आपको? ये आ गया? तो इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 23। देखिए लगभग जहां तक मुझे लगता है तरीके आप सीख चुके हैं, तो अब ज्यादा इस पर टाइम देना उचित नहीं है। तो आज हम लोग व्यतिकरण के न्यूमेरिकल बस आज ही लगाएंगे, मतलब लगा लिए जितने लगाने थे। अभी आगे जब आप अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिफ्रैक्शन, अगला लेसन यहां पर आपको मिल जाएगा विवर्तन का। विवर्तन के लेसन के न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। विवर्तन के लेसन में जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स कमी है, तो एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे बस इस पे, और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ध्रुवण है नहीं आपके, इसके बाद द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति आ जाएगी। फिलहाल अभी तो इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन करना चालू करेंगे, वो अगली क्लास से हम लोग करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।